जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज 20 सितंबर 2023 को हम आपका करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर डेली का करंट अफेयर देख सकते हैं। और इस समय हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत की बुक से हम खुद नोट्स बना के आपके लिए पढ़ा रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स पर पढ़ा रहे हैं। आप जाकर देख सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। और आपको जो नोट्स हम बना रहे हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाकर ज़रूर ज्वाइन करिए। तो दोस्तों, आज हम 20 सितंबर और हाँ, इस समय हम आपके लिए यूपी स्पेशल की क्लासेस भी चला रहे हैं। यूपी स्पेशल के भी 2 लेक्चर हुए हैं। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का इतिहास और मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश का इतिहास। ऐसे ही पॉलिटी में हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी कर दी है। इस समय हम पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उसे भी देख सकते हैं। ये जो क्लासेस हैं यूपी स्पेशल की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे करंट अफेयर की हो, ये आपके सारे एग्जाम्स कवर करेंगी, जिसमें पॉलिटी आती है, जिसमें यूपी स्पेशल आता है या जिसमें करंट अफेयर आता है। ये क्लासेस आपकी सारी कवर करेंगी, इसलिए हम आपको क्लास पढ़ा रहे हैं, कोई क्विज नहीं करा रहे हैं। तो जाकर ज़रूर देखिएगा। उसके बाद शुरू करते हैं आज 20 सितंबर का जो करंट अफेयर है कि 20 सितंबर को क्या हुआ था। 20 सितंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, 20 सितंबर को मनाया जाता है आरपीएफ स्थापना दिवस। आप जानते होंगे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष 20 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 20 सितंबर को क्या हुआ था, 20 सितंबर 1933 में आप जानते हैं एनी बेसेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, उनका निधन हुआ था 20 सितंबर 1933 को। एनी बेसेंट के नाम काफ़ी चीज़ें हैं। उन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया, उन्होंने होम रूल लीग भी चलाई मद्रास में। तो इनके नाम काफ़ी योगदान दिया है इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इनका निधन हुआ था 20 सितंबर 1933 को। आपको ये बताना है कि एनी बेसेंट मूल रूप से किस देश की रहने वाली थी। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि एनी बेसेंट मूल रूप से किस देश की रहने वाली थी। दोस्तों, अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज थोड़ी सा अलग किया है, थोड़ी डिटेलिंग हमने लिखने की कोशिश की है, तो आप लोग देखिएगा, यकीनन आप लोग को पसंद आएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपको यहाँ से आपके काम की बहुत सी चीज़ें मिलती रहेंगी। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएँ अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और फीडबैक भी अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। हम विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस का ये जो है बहुमुखी और टिकाऊ संसाधन के उत्पादन का, या कह लीजिए जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर को। मतलब ये जो बहुमुखी और टिकाऊ संसाधन है उसके उत्पादों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। अब बांस के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। बांस एक प्रकार की घास है जो तेजी से बढ़ती है और अपनी ताकत के लिए जानी जाती है। विश्व बांस दिवस की स्थापना 2009 में विश्व बांस संगठन द्वारा की गई थी। और अगर ये बात की जाए कि बांस का जश्न मनाने का विचार कहाँ पर आया, तो 2009 में बैंकॉक थाईलैंड में पहली बार विश्व बांस कांग्रेस के दौरान ये बांस का जश्न मनाने का जो विचार है प्रस्तावित किया गया। और विश्व बांस दिवस की स्थापना 2009 में ही कर दी गई और 2009 से प्रतिवर्ष 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? कौन सी फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF के 48वें संस्करण में पीपुल्स चॉइस मिडनाइट मैडनेस अवार्ड के लिए प्रथम उपविजेता बनकर उभरी है? तो ये कौन सी मूवी है? याद रखिएगा, किल मूवी है जो पीपुल्स चॉइस मिडनाइट मैडनेस अवार्ड के लिए प्रथम उपविजेता बनकर उभरी है।
अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ। नवोदित जो निर्देशक हैं जयेश दिगंबर शोमलकर, उनकी मराठी फिल्म है एक ए मैच ने नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन पैसिफिक सिनेमा, जिसे शॉर्ट में कहा जाएगा NET-PAC पुरस्कार जीता है। क्योंकि आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधे कह दिया जाएगा कि नेटपैक पुरस्कार किसने जीता है। तो नेटपैक पुरस्कार आप बताएंगे कि जो जयेश दिगंबर शोमलकर हैं उनकी मराठी मूवी है ए मैच ने ये पुरस्कार जीता है। इसके बाद इसी से संबंधित है, इस बीच मुख्य धारा की बॉलीवुड थ्रिलर मूवी किल पीपुल्स चॉइस मिडनाइट मैडनेस अवार्ड के लिए प्रथम रनर अप बनकर उभरी है। ठीक है, अब हम इससे और जुड़ा हुआ कुछ देख लेते हैं। फेस्टिवल का सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार दिया है पीपुल्स चॉइस अवार्ड दिया गया है कार्ड जेफरसन द्वारा निर्देशित अमेरिकन फिक्शन द्वारा प्राप्त किया गया। तो कार्ड जेफरसन ने एक मूवी की है डायरेक्ट जिसका नाम है अमेरिकन फिक्शन, उसे पीपुल्स चॉइस अवार्ड का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। पीपुल्स चॉइस अवार्ड जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो दिया गया है कॉर्ड जेफरसन की अमेरिकन फिक्शन मूवी को। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है साइबर पीस ने सिविल 20G20 इंडिया के सहयोग से अपने उद्घाटन ग्लोबल साइबर पीस शिखर सम्मेलन का समापन किया। तो साइबर पीस ने अपने जो सिविल 20 ये कार्यक्रम कराता है, शिखर सम्मेलन कराता है, उसमें G20 इंडिया के सहयोग से अपने उद्घाटन ग्लोबल साइबर पीस शिखर सम्मेलन का समापन किया। कहाँ पर इसने किया? ये जो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। साइबर पीस के जो सिविल 20 के साथ में G20 इंडिया के सहयोग से अपने उद्घाटन समारोह ग्लोबल साइबर पीस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। इससे हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो साइबर पीस शिखर सम्मेलन है ने साइबर पीस सम्मान और ई रक्षा समावेशी और लचीले साइबर स्पेस की दिशा में ये जो है एक परिवर्तनकारी कदम है। जो ये साइबर पीस शिखर सम्मेलन हुआ है ई रक्षा समावेशी और लचीले साइबर स्पेस की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। इसका उद्देश्य क्या है? जो साइबर सुरक्षा सम्मेलन हुआ है इसका उद्देश्य जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना, साइबर स्पेस में जिम्मेदार राज्य व्यवहार को सुदृढ़ करना और सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन स्थान बनाना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिलारू में SAI साई हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया है। तो जो एथलीटों के दौड़ने के लिए ट्रैक होता है सिंथेटिक, उसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। यह जो सिलारू है यह किस राज्य में स्थित है? सिलारू स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये युवा और खेल मंत्री हैं, इसलिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश के सिलारू में एक हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। ट्रेनिंग सेंटर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया है। अब इस एथलेटिक ट्रैक के बारे में हम बात करेंगे। ये 8000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया देश का पहला ट्रैक है। तो याद रखिएगा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया देश का पहला ट्रैक कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सिलारू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया है जो भारत के केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं। इसके अलावा सिलारू में ही साई केंद्र में ऊंचाई पर हॉकी सिंथेटिक ट्रैक भी है। ये भी याद रखिएगा हॉकी का सिंथेटिक ट्रैक भी है सिलारू में ही। और ये जो हाई अल्टीट्यूड जो ट्रेनिंग के लिए ट्रैक बनाए जाते हैं, इससे क्या होता है एथलीट के शरीर को जब एथलीट इसमें दौड़ते हैं तो शरीर को अधिक RBC के निर्माण करने और सहन शक्ति क्षमता में सुधार करने में सहायता मिलती है, इसलिए ये ट्रैक ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व ग्रुप सेकेंड मुकाबले में डेविस कप 2023 में भारत द्वारा मोरक्को को 4-1 से हराने के बाद किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? तो ये संन्यास लिया भारत के जो खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना ने, इन्होंने संन्यास ले लिया है डेविस कप जीतने के बाद। तो इन्होंने डेविस कप जीतने के बाद विजयी विदाई ली है।
रोहन बोपन्ना ने अभी तक कहा जाए तो डेविस कप में टोटल कितने मैच खेले हैं? 33 मुकाबलों में लगभग 50 मैच खेले हैं, और जिसमें से इन्होंने 23 मैच जीते हैं। जिस 23 में से कितने? 13 युगल मैच इन्होंने जीते हुए हैं। रोहन बोपन्ना क्या है? एक टेनिस खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक किस स्थान पर शुरू हुई? तो ये जो G20 की फ्रेमवर्क ग्रुप की अंतिम बैठक है, कहाँ शुरू हुई? ये रायपुर में शुरू हुई। रायपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं, भारत कुछ जानकारी देख लेते हैं। भारत की जो G20 अध्यक्षता आप जानते हैं 2023 के लिए भारत ने G20 की अध्यक्षता की है। अब 2024 में अध्यक्षता कौन करेगा? 2024 में ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंपी गई है। तो जो G20 अध्यक्षता की है भारत ने, उसके तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की FWG की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर में हुई। इसमें कौन से मुद्दे पर थे? आर्थिक मुद्दों पर नवीनतम वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। इसके अलावा G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा, कहाँ पे हुई थी बैठक? ये बैठक हुई थी रायपुर छत्तीसगढ़ में। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक हुई थी रायपुर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आप लोग नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत 8% सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देगी? तो जो सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत है, ये 8% की सब्सिडी देगी, ये याद रखिएगा। ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है निर्मला सीतारमण ने। अब इससे संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। बजट 2023-24 में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि 13,000 करोड़ रुपए का ये बजट जो रहेगा वो कारीगरों को समवार्षिक मुक्त ऋण 5% की बहुत सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये बजट में इसका प्रावधान किया गया था। तो निर्मला सीतारमण क्या है भारत की? ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एला वेनिल वलारिवन किस खेल से संबंधित हैं? एला वेनिल वलारिवन जो है किस खेल से संबंधित हैं? ये शूटिंग से संबंधित हैं। और ये जो हैं एला वेनिल वलारिवन, ये जो हैं भारतीय निशानेबाज हैं। भारतीय निशानेबाज एला वेनिल वलारिवन ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा, ISSF विश्व कप जिसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में हो रहा था ब्राज़ील के, उसमें जो भारतीय निशानेबाज हैं एला वेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? तो जो श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है? अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा जो शुरू की गई है, श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के श्रम बल के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना नामक एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने और भी कई चीज़ें शुरू की हैं। देखिए, श्रमिकों के परिवारों के लिए मातृत्व लाभ जो है 1,000 रुपये अभी तक मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया है। प्राकृतिक मृत्यु मुआवजा में 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का जो मुआवजा मिलता, वो मतलब प्राकृतिक मृत्यु मुआवजा में 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया मुआवजा, और दुर्घटना मृत्यु मुआवजा में 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है मुआवजा। तो याद रखिएगा कि ये जो श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा शुरू की गई है। और भारत में जो है सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश की डोंग वैली, कहाँ पर? डोंग वैली में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर जिले के चौगावा ब्लॉक में शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट में मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो पंजाब सरकार
एक चोंगवा ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट चला रही है खेती के लिए, जैविक खेती को लेकर। तो ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। यहाँ पे क्या करने जा रही है पंजाब सरकार? पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। अब अवशेष मुक्त जो बासमती चावल होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें अवशेष मुक्त प्रथाओं में रसायनों का न्यूनतम या बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती पूछ ली जाए या पूछा जाए आपसे कि अमृतसर जिले में चोंगावा ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट जो पंजाब सरकार शुरू कर रही है उसका उद्देश्य क्या है, तो हम बताएंगे जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो ये जो डिटेलिंग वाले क्वेश्चन थे पूरे हुए। अब कुछ फॉर्म में आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे इसलिए शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएँ उसका जवाब दीजिए। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक भी दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, हाल ही पहला प्रश्न है, अब क्विज फॉर्म में पहला प्रश्न है, वैसे तो ये 11वां प्रश्न है। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हमने आपको बताया था लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। हमने आपको बताया था कब? 15 सितंबर को बताया था। जिस दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है उसी दिन ये मनाया जाता है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वो प्रसिद्ध इंजीनियर थे, उनकी सम्मान में मनाया जाता है 15 सितंबर को, उनके जन्मदिन के दिन इंजीनियर्स डे। और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओबेदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है, मतलब नियुक्त किया गया है? तो जो ओबेदुल हसन है इन्हें बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब ओबेदुल हसन को नियुक्त किसने किया है? ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने इन्हें नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन उनका नाम है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं ओबेदुल हसन को इन्होंने नियुक्त किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन क्या है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? शेख हसीना जो हैं वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। और भारत जो है अपनी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है, इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर शुरू किया है? तो ये जो 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर शुरू किया है गिग श्रमिकों के लिए, किस सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। सीएम है इस समय सिद्धारमैया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कर्नाटक राज्य गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा गिग श्रमिकों को। और ये जो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा जो है इसके तहत इसको लागू किया जाएगा। जो एक तरीके से संगठन है, इसके तहत जो असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, उस संगठन के द्वारा कर्नाटक राज्य गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाएगा। याद रखिएगा, 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर इसमें दिया जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रियो कपाडिया का निधन हो गया। वे कौन थे? रियो कपाडिया क्या थे? बॉलीवुड के एक अभिनेता थे और इनका 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो लुब्रिकेंट का ब्रांड है मोबिल, इसने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं ऋतिक रोशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेलरा पुरस्कार प्रदान किया? तो किस राज्य के राज्यपाल ने प्रदान किया है गाड़ी चेलरा पुरस्कार? मंडली बुद्ध प्रसाद को ये प्रदान किया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने दिया है मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेलरा पुरस्कार। अब हम गाड़ी चेलरा जी के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी चेलरा हरि सर्वोत्तम राव इनका पूरा नाम है। इनके ही सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है।
ये कर्नाटक के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो ये जो गृह आधार योजना शुरू की है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? गोवा के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ पर कोंकणी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। गोवा को आप जानते हैं कि गोवा जो आज़ाद हुआ था 1961 में, पुर्तगाल से भारतीय सेना ने आज़ाद कराया था। मतलब पुर्तगाल 1961 तक गोवा में कब्जा किए रहा था, उसके बाद ही गोवा आज़ाद होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो जो मास्टर कार्ड इंडिया है, इसके नए चेयरपर्सन बने हैं कौन? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी कौन है? रजनीश कुमार जी भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और अगर हम मास्टर कार्ड की बात करें तो मास्टर कार्ड जो है दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? तो ये जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का जो निर्णय लिया है, ये उत्तर प्रदेश, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है, लेकिन ये तो मुझे लगा था उत्तर प्रदेश में इसमें। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन को हम कमेंट सेक्शन में इसका जो है जवाब दे देंगे। आप लोग भी इसे ढूंढिए। इसमें मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश है, फिर भी देख लेंगे। तो इसको क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं या फिर कल इसे करा देंगे। तो कमेंट सेक्शन भी देख लीजिएगा या फिर कल इसको क्वेश्चन को करा देंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगूर को कहाँ निधन हुआ है? तो जो मिर्सिया स्नेगूर हैं, ये किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? ये राष्ट्रपति थे मोल्दोव देश के। मोल्दोव देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगूर का निधन हो गया है हाल ही में। अगर हम मोल्दोव देश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? चिसिनाउ इसकी राजधानी है और यहाँ पे मुद्रा चलती है मोल्दोवियन लियू। कौन सी मुद्रा चलती? चिसिनाउ राजधानी और मोल्दोवियन लियू यहाँ पर मुद्रा चलती है। अगर हम बात करें मोल्दोव की, तो मोल्दोव जो है यूक्रेन और सोमालिया से सटा हुआ एक देश है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो दिव्य कला मेला है ये आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। वाराणसी को बाबा विश्वनाथ की नगरी भी कहते हैं और वाराणसी या इसका पुराना नाम जो काशी है, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार विश्व का सबसे प्राचीन नगर है काशी। इसके अलावा ये जो वाराणसी है, यहीं से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, यानी उनका संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। यहाँ पर दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। किस लिए? दिव्यांग जनों को उनके उत्पादों और हुनर को दिखाने का मौका उन्हें यहाँ पर मिलेगा दिव्य कला मेला में। तो कुल मिला के दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया? ये प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं। ये किस राज्य सरकार ने किया? ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने किया है। इसके तहत जो है पहले पश्चिम बंगाल में एक फुटबॉल एकेडमी बनाई जाएगी और फिर उसके ही आधार पर उसमें प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ला लीगा कहाँ से है? स्पेन से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को कमेंट सेक्शन में नाम बताना है, उनकी पार्टी के नाम के साथ बताना है कि उनकी पार्टी का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? तो हमने क्या बताया था, किस मुख्यमंत्री ने शुरू की है? ये ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है ये क्यों चलाई गई है। ये माताओं के लिए, किशोरी लड़कियों के लिए और बच्चों के पोषण संबंधी स्कीम है, ये इसलिए चलाई गई है। इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री ने एक और स्कीम चलाई थी, हमने आपको वो भी बताया था। कौन सी स्कीम थी? पद पुष्टि योजना।
पद पुष्टि योजना में क्या रहेगा, 15 से 19 वर्ष की जो किशोरी लड़कियां हैं उनके पोषण से संबंधित यहाँ पर उन्हें खुराक दी जाएगी, जो भी उन्हें ज़रूरत होगी उस हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, और आज का ये लास्ट प्रश्न भी है। कौन सा प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? तो कौन सी राज्य सरकार कर रही है भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन? कौन सी राज्य सरकार कर रही है? ये कर रही है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और राजधानी है लखनऊ। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से वीडियो बनाने चाहिए और हमें किस प्रकार का सुधार करना चाहिए। तो आप लोग फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए, जिससे हम और बेहतर वीडियो बना सकें। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है उन सभी बच्चों के पास जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये करंट अफेयर काम आएगा। इसके अलावा हम यूपी स्पेशल और पॉलिटी की क्लास चला रहे हैं, इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत की बुक से हम खुद नोट्स बना के पढ़ा रहे हैं। तो आप उस क्लास को भी देखिएगा और लोगों को उस क्लास को भी शेयर करिएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्विज फॉर्म में हम शॉर्ट्स बना के डालते हैं, यूट्यूब में रील्स बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक में डालते हैं, तो आप उन सभी को देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आपको निःशुल्क हमारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए वहाँ पे कुछ भी चला रहे हैं, आप उसे भी देखिए, और फेसबुक ग्रुप में MCQ स्टडी नाम से एक ग्रुप है, उसमें भी कुछ चल रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।